हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लक्ष्मीकांत के डीपीएसपी वाले चैप्टर को और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि यूटिलिटी क्या है डीपीएसपी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ क्रिटिसिज्म देखे डीपीएसपी के, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दूसरे मतलब अपने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उस फ्लोर पर क्रिटिसाइज़ करा कि आपने डीपीएसपी को डाला तो ये लॉजिकली अरेंज्ड है, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन फिर हमने उसको डिफेंड भी करा था। अब हम लोग ये देखते हैं कि डीपीएसपीस को जो डाला गया संविधान निर्माताओं के द्वारा और उसको निकाला नहीं गया, भले ही कितने भी क्रिटिसिज्म जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी को सहने पड़े, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सहने पड़े, तो क्या ये सच में इनकी कोई वर्थ है, क्या इनकी कोई यूटिलिटी है? तो इन स्पाइट ऑफ द अबव क्रिटिसिज्म्स और शॉर्ट कमिंग, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक ऐसी जुड़ी हुई चीज़ है, एक ऐसा उसका ऑर्गन है जो कि एक अननेसेसरी हो। अननेसेसरी अपेंडेज का मतलब बेसिकली ये होता है कोई भी एडिशनल चीज़ जो कि किसी मेन चीज़ के साथ जुड़ी हो, काइंड ऑफ अ ऑर्गन। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फालतू का ऑर्गन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद भी ये डिक्लेयर करता है, ठीक है, ये जो डीपीएसपीज हैं ये कंट्री की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल एक एस्पेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है सरकार को जब भी कोई कानून लॉ वगैरह बनाना होगा तो डीपीएसपी बेसिकली उनके लिए एक रूल बुक है, उसी के दायरे के अंदर रहकर वो लोग कानून बनाएंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू एल एम सिंघवी, जो कि एक अगेन एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड डिप्लोमेट थे, इन्होंने कहा ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये लाइफ गिविंग प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदगी देते हैं बेसिकली। हम लोग कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारी हम लोग कोनोटेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ चीज़ें उसकी हार्ट एंड सोल हैं, कुछ उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर है, कुछ उसका फ्लैश एंड ब्लड है। तो ये बेसिकली लाइफ है कॉन्स्टिट्यूशन की, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि उसको क्या रूल्स लॉज पॉलिसीज देश में लेकर आनी है, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का मेन स्टफ है। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है सोशल जस्टिस की, वो अगर कहीं से डिराइव होती है तो वो डिराइव होती है डीपीएसपी से। ये याद रखना, फिलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय अगर किसी को मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? सरकार जब भी, ये तो सरकार के लिए है ना, डीपीएसपी के जो ये प्रिंसिपल्स हैं सरकार के लिए गाइडलाइंस है ना। सरकार जब भी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह कुछ लेकर आएगी तो सरकार क्या ये कोशिश करेगी इससे सिर्फ लिमिटेड लोगों को फायदा मिलना चाहिए, लिमिटेड रीजन के लोगों को, लिमिटेड रिलीजन के लोगों को? ऐसा होगा क्या? कोई भी एक लॉ कानून वगैरह बिल्कुल एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि नहीं करता है, उसका इंपैक्ट सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि डीपीएसपी जो है वो एक सामाजिक तौर पर एक न्याय की व्यवस्था को लेकर आते हैं, उसकी फिलॉसफी को जो बताता है वो डीपीएसपी बताता है हमें, ठीक है। 16 में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एमसी चागला, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के, इनका ये कहना था इफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर फुली कैरिड आउट, अगर ये डीपीएसपी अच्छे तरीके से सारे के सारे कैरी आउट होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, हमारी जो कंट्री है वो अपने आप में एक धरती पर स्वर्ग का रूप जो है वो बन जाएगी। उसके बाद इंडिया वुड देन बी नॉट ओनली डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल सेंस बट एक वेलफेयर स्टेट भी बनकर उभरेगी, अगर वो अपने नागरिकों का वेलफेयर जो है वो सुनिश्चित कर पा रही है। ये ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे फॉर्मर एमसी चागला, इनका कहना था। 17 में भी कुछ नहीं है। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पॉइंट आउट करा, यहां पर देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बोला कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं इनकी बड़ी वैल्यू है, बिकॉज ये जो गोल है हमारा इंडियन पॉलिटी का उसको दर्शाते हैं। क्या? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से अलग है। डेमोक्रेसी बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल ना। लेकिन वो गवर्नमेंट अगर लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित ना कर पाए, रोटी कपड़ा मकान ना दे पाए, अब ये नागरिकों को खुद का अगर बंदोबस्त करना पड़े, तो फिर डेमोक्रेसी किस काम की है कि नहीं। उसके बाद ग्रैनविल ऑस्टिन का ये ओपिनियन था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनका एम ये है, दे आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन। समाज में एक बड़े लेवल पे परिवर्तन आना चाहिए, और इस रेवोल्यूशन, ये जो रेवोल्यूशन आएगा ये एक ऐसी कंडीशन बनाए जो कि उस रेवोल्यूशन के लिए, उस रेवोल्यूशन की अचीवमेंट के लिए नेसेसरी भी हो। अब ये जो सोशल रेवोल्यूशन है कुछ ऐसा नहीं है कि रशियन रेवोल्यूशन या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह हो।
समाज में जो रिच और पुअर का गैप है वो कम होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, गरीबों का भी भला होना चाहिए, औरतों का भी भला होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ टर्म नोन एज वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्यों भाई, क्यों वल्नरेबल हो वो? उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें। ये सारी चीज़ें 18 में भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सर बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इन्होंने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये बेसिकली स्टेट और स्टेट की अथॉरिटीज़ के ऊपर, यानी कि सरकार या फिर जितने भी उनका मंत्रिमंडल होता है, ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनके लिए एक मॉरल प्रिंसिपल्स का काम करते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स का काम करते हैं। एटलीस्ट दे हैव एन एजुकेटिव वैल्यू के अपनी मन मर्जी वो नहीं चला सकते, उनको जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू MC सेटलबार्ड, ये फॉर्मर अटर्नी जनरल थे इंडिया के, इनका ये कहना था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ऑल्दो ये कोई हमें लीगल राइट्स नहीं देते एंड कोई ये लीगल रेमेडीज क्रिएट नहीं करते। अब ये ऐसा क्यों बोल रखा है लीगल राइट्स नहीं देते और लीगल रेमेडीज? क्योंकि लीगल तो वो चीज़ होती है ना जिसका न्याय मांगने, इंसाफ मांगने आप कोर्ट जा सको। आप यहाँ पर कोर्ट तो जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये सिग्निफिकेंट और यूजफुल है। क्यों? ये एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं और एक प्रकार से जनरल रिकमेंडेशन है कि इंडियन यूनियन के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको इनके दायरे के अंदर रहकर ही काम करना है। अदरवाइज कोर्ट उस पर्टिकुलर एक्शन को, रूल को, लॉ को, पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है ना। ये याद दिलाते हैं हमें कि जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसकी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एम करता है वो फुलफिल हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इन अथॉरिटीज और सरकारी एजेंट्स के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा या फिर जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। उसके बाद दे हैव सर्व्ड एज यूजफुल बीकन लाइट्स टू द कोर्ट। कैसे? कोर्ट की मदद हो जाती है डीपीएसपीस को जो लिखा गया है उनके उसको बेस बनाकर, क्योंकि सरकार ये देख लेती है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करते हो कि क्या वो डीपीएसपीस के दायरे के अंदर हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर दिया या फिर डीपीएसपीस के नाम पर कुछ बहुत ज़्यादा हार्श लॉ या कानून वगैरह लेकर आ गए जिससे डीपीएसपी का तो कोई भी हमें दिख ही नहीं रहा कि कोई प्रिंसिपल जो है इससे फुलफिल होता हो। तो द पावर टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, कोर्ट जो है वो बेसिकली ये देखता है कि क्या ये जो चीज़ आई है, क्या ये किसी ना जो लॉ आया है, पॉलिसी आया है, कानून आया है, क्या ये किसी न किसी डीपीएसपी के साथ मैच करता है कि नहीं करता। अगर सरकार को लगता है कि कोई एक चीज़ है जो कि सरकार लेकर आई है, एक ऐसा कानून जो कि इस दायरे से बाहर है, जैसे देख रहे हो ये इस बुक से बाहर है, तो ऑब्वियसली बात है जुडिशरी इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा। ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो यूटिलिटी यहाँ पर आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं, अटर्नी जनरल जो है, फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है, उनके पर्सपेक्टिव से बताई जा रही है। उसके बाद ये एक डोमिनेटिंग बैकग्राउंड फॉर्म करते हैं सारे के सारे स्टेट के एक्शन के लिए, सरकारी एक्शन के लिए, फिर चाहे वो एक लेजिस्लेटिव एक्शन हो या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन हो। एंड दे ऑल्सो गाइड द कोर्ट इन सम एस्पेक्ट। कैसे? पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाते वक्त इनको ध्यान में रखेगा, सरकार इनको एग्जीक्यूट करते वक्त ध्यान में रखेगी, एंड कोर्ट तो फिर सर पे बैठे ही है सरकार और पार्लियामेंट के कि तुम बनाओ बेटा, और अगर ये इस दायरे से बाहर हुआ तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद ये प्रियम्बल के साथ बिल्कुल सिंक होकर चलता है और प्रियम्बल में भी 4 चांद लगाता है। मतलब डीपीएसपीस की जो रिफ्लेक्शन है वो हमें प्रियम्बल के अंदर भी देखने को मिलती है, जो कि एक शब्द की तरह इस चीज़ का दृढ़ संकल्प करता है हमारा प्रियम्बल कि वो सभी नागरिकों के लिए सिक्योर करेगा, भारत के सभी नागरिकों के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अब ये सारे प्रिंसिपल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी किसी न किसी डीपीएसपीस के अंदर हाईलाइटेड है। ठीक है? अब जैसे इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला जो पॉइंट है ना पूरा का पूरा, हाउ डस डीपीएसपीस एम्पलीफाई द प्रीएम्बल और उसके प्रिंसिपल्स को। तो एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जस्टिस है, ठीक है? पहला प्रिंसिपल देखिए, जस्टिस यानी कि न्याय।
अगर डीपीएसपी सच में अगर ये इंसाफ करते होंगे जो प्रिंसिपल्स गिवन है प्रीएम्बल के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये डीपीएसपी के अंदर हमें झलक देखने को मिलेगी। ये देखो, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी कि आर्टिकल 39A इस चीज़ का इंसाफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सामने है बिल्कुल आपके, देखो। ठीक है, एक सेकेंड, ये आर्टिकल 39 है और इसके अंदर देखो दो चीज़ें बोली गई हैं, इक्वल जस्टिस सबको, और स्पेशली गरीब जनसंख्या को फ्री लीगल एड, लिबर्टी, जस्टिस की बात यहां पर भी करी गई है। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिलना चाहिए। उसके बाद लिबर्टी, अब एक बात बताओ, कोई भी चीज जो आप वॉलंटरी तरीके से कर सको, ये आपकी लिबर्टी तो है। वॉलंटरी तरीके से अगर आप फॉर्म कर सको, जिसकी ऑटोनॉमस फंक्शनिंग हो, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करना, ये एक लिबर्टी तो हुई नहीं हुई? ठीक है, इक्वालिटी, अब जो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे जिनके खिलाफ पास से अत्याचार होते हुए चला आ रहा था, हम उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनको एट पार ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं विद अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? अब एसटीज और ओबीसीज या वीकर सेक्शंस का इंटरेस्ट जो है एजुकेशनल और इकोनॉमिक मामले के अंदर, अगर हम इनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसके लिए हमने डीपीएसपी के अलावा, इसको डीपीएसपी भी तो कोट कर ही दिया है, लेकिन इसके अलावा हमने वेरियस पॉलिसीज एक्ट्स वगैरह लेकर आए, कोटा रिजर्वेशन की पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स भी जो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक इक्वलिटी के प्रिंसिपल को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल एट पार आ सकें विद द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? ठीक है, ये वाली चीज, मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन, लिविंग वेज का कंसेप्ट, राइट टू वर्क, ये सब कुछ इक्वालिटी के दायरे के अंदर आता है कि नहीं आता है? उसके बाद फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, सबके बीच में भाईचारा रहे, आपसी सहमति से सब लोग साथ में रहें, और समाज में कोई उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट हमने सिर्फ नेशनल लेवल पे ना लाकर हमने ये भी तो कर रखा कि भारत जो है, ये वाला पॉइंट ये लिखना है ना कि हम लोग देखो पूरी दुनिया को, ये एक आईआर की टर्म होती है, चलिए मैं बताऊंगा मैं आगे चल के, या फिर आपको जो कोल्ड वॉर वाली सीरीज है उसके अंदर देखने को मिलेगा, ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट। हम लोग पूरी दुनिया को एक एक ऐसा नहीं मान के चलते कि हम इंडिया है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो अमेरिका है, वो रशिया है, एक ग्लोबल विलेज के नज़रिए से देखते हैं। तभी तो इंडिया ने ये लिख रखा है एक फ्रेटर्नल ग्राउंड्स पर कि भारत जो है वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेगा, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, अच्छे रिलेशन मेंटेन करेगा, रिस्पेक्ट करेगा इंटरनेशनल लॉज की, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस की। तो एक तरीके से ये नहीं है कि दूसरे देशों के साथ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ हम लोग रिश्ते जो है वो अच्छे बना रहे हैं। फ्रेटर्नल प्रिंसिपल हुआ कि नहीं हुआ ये, है ना? ज़रूरी थोड़ी ना कि फ्रेटर्नल प्रिंसिपल मतलब एक नेशनल लेवल पे हो, वो तो चलो है ही एक तरीके से। उसके बाद
इक्वालिटी का प्रिंसिपल एक आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, है ना। बस हो गया, चारों बातें अप्रूव हो गई। उसके बाद दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑल्सो प्ले द फॉलोइंग रोल। नंबर 1, ये एक स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट करते हैं एंड दे हेल्प इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, फिर चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर हो, इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर हो, सोशल स्फीयर के अंदर हो, इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस ऑफ द पार्टी इन पावर। कोई भी मतलब पार्टी आ जाए सत्ता में, सरकार कोई भी आ जाए, सबको डीपीएसपी के दायरे के अंदर रहकर काम करना है कि नहीं करना, कि भले उसकी लोकसभा में मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, बताओ। फिर चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट हो, चाहे अपने दम पर बनी हो, है ऐसा कि नहीं? ठीक है। डीपीएसपी बेसिकली ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़, ये वाली लाइन ये बोल रहा है राइटर, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी होती है वो एक जैसी रहनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस सरकार ने अगर यूएसए के साथ रिश्ते जो है वो मजबूत कर लिए हैं, यूएन की 5 ट्रीटीज और कन्वेंशन को साइन कर दिया है, ठीक है, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि अगली सरकार आए वो विड्रॉ कर ले उस चीज़ से कि हम तो ना आप इसको साइन करते हैं ना रेटिफाई करते हैं, हम इससे आउट हो रहे हैं, है ना। वो चीज़ एक अच्छी चीज़ नहीं लगती ना कि हमारे देश के अंदर एक ये चीज़ नहीं दिखाती ना कि एक स्टेबिलिटी है, कॉन्टिन्यूटी का माहौल है कि नहीं है, हमारी अप्रोच जो है वो ऐसी नहीं है। तो फिर बिन पैंदे की लोटे वाली बात नहीं हो गई कि देश में कोई भी जो गवर्नमेंट है वो बदलेगी एंड उसके हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी। इसलिए तो डीपीएसपी यही तो हेल्प करते हैं कि जो प्रीवियस सरकारें जो चीज़ें कर कर गई हैं इंटरनेशनल एराना के अंदर, डोमेस्टिक पॉलिसीज के अंदर, उसको कंटिन्यू रखा जाता है। अब मनरेगा एक अच्छी पॉलिसी है कि नहीं है? मनरेगा एक अच्छी पॉलिसी है कि नहीं है, बताओ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए है। अब ये कोई और सरकार कितने साल पहले लेकर आई हुई थी, तब से इतनी सारी सरकारें बदली हैं, क्या उसने हटा दिया मनरेगा को? बिल्कुल नहीं हटाया। उसके बाद दे आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अगर लोगों के जो राइट्स हैं ये लोगों के लिए हैं एंड सरकार को इन राइट्स को सुनिश्चित कैसे करना है, तो सरकार के लिए डीपीएसपी गाइडलाइन है। जो भी चीजें अधूरी रह गई हैं पार्ट 3 के अंदर, उसका वैक्यूम फिल करने का काम करते हैं डीपीएसपी, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स भी देकर एडिशनली, जो कि सरकार सुनिश्चित करती है कैसे, एक्ट्स एंड पॉलिसीज बनाकर। उसके बाद डीपीएसपी की जो इंप्लीमेंटेशन जब भी होती है वो एक ऐसा फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है हमारे देश के अंदर, जिससे जो लोग हैं दे कैन फुली एंड प्रॉपरली एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। और इससे ये भी चीज निकल कर आती है कि फंडामेंटल राइट्स एक प्रकार से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दर्शाते हैं कि हाँ भाई, लोगों के पास इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कुछ अधिकार हैं, वो अधिकार अगर वॉयलेट होते हैं दे कैन अप्रोच द कोर्ट। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है until and unless there lies at the base and root of it economic democracy। ठीक है, तो क्या होता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मैंने अभी आपको क्या बताया, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर जनरली आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, लीगल राइट्स वो वॉयलेट होते हैं तो आपके कोर्ट जाने की पावर, यही सब होता है, राइट जैद श्रेया। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली आपके पास कुछ ऐसे राइट्स भी होते हैं जिससे आप अपना सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर सुनिश्चित कर सको। मेरे पास सिर्फ राइट टू वोट है, काफी है क्या? एक मतलब मैं एक हैप्पी नागरिक बन के रह सकता हूँ क्या? इसके साथ साथ अगर मुझे रोटी कपड़ा मकान, लाइवलीहुड, रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन और वेलबींग को अपने बढ़ावा देने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए अगर कुछ ऐसी कंडीशन मिले तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है ना? ये चीज़ है। उसके बाद दे एनेबल द ऑपोजिशन, यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज की बात हो रही है कि वो भी अपना जो इन्फ्लुएंस है दे कैन एक्सरसाइज एंड दे कैन कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को ये याद दिलाकर कि देखो भाई साहब, आप डीपीएसपी के दायरे के बाहर जाकर ये चीज़ कर रहे हो और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आप एक बोल्ड और स्ट्रिक्ट तरीके से कर रहे हो, इससे सिर्फ लिमिटेड सेक्शन को ही फायदा होगा। ऑपोजिशन जो है वो रूलिंग पार्टी को ब्लेम कर सकती है ऑन द ग्राउंड कि आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं, लॉ है, कानून है, इट इज आउटसाइड या अपोज टू द
DPSPs, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रूल बुक है जो कि सरकार को रिमाइंड करवाती है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका एक क्रूशल टेस्ट है, ठीक है। इट सर्व्स एज अ क्रूशल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। लोग जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं सरकार की पॉलिसीज को, सरकार के प्रोग्राम्स को इन द लाइट ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशंस। और ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन किसको बोला गया है? DPSPs को ही बोला गया है कि सरकार ये जो सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, गांधीयन ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये जो DPSPs को क्लासीफाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं करा, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको पता होगा अभी तक तो ये वाली चीज़, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्टिव सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं? उसके बाद दे सर्व एज अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। कैसे? पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बेसिकली क्या होता है, हर एक पार्टी जो अपना रिलीज करती है कि अगर हम सत्ता के अंदर आ जाए तो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे। सरकार के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होते हैं ना श्रेया, वो भी जैद इसी दायरे में रहकर बात करते हैं कि अगर हम जो हमारी पार्टी अगर वो सत्ता के अंदर अगर आ जाए, अगर हम सरकार बना लें तो फिर क्या क्या चीज़ें हम लोग लेकर आएंगे, और वो जो हाईलाइट करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें लेकर आएंगे वो भी किसी ना किसी DPSP से मैच करनी चाहिए, ठीक है। एक जो रूलिंग पार्टी है उसकी चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, उसको एक चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो DPSPs हैं ये उनके लिए गाइड हैं, उनके फिलोसफर हैं, उनके फ्रेंड हैं। अगर वो एक लेजिस्लेटिव डोमेन में कुछ करना चाहते हैं और वहां से जो लॉ बनकर आया, अगर वो उसको फिर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो बस समझ में आया यूटिलिटी क्या है DPSPs की। ये थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड टॉपिक था, ठीक है। प्रीलिम्स में तो इससे कुछ भी नहीं निकलता है, बस ये एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप पॉलिटी जब पढ़ोगे ना इनिशियल लेक्चर्स कुछ रहा, ये वाली बात इतनी कॉमन है, ये लाइन इतने हज़ारों बार आपको टकराएगी है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ मीनिंगलेस। या फिर एक लाइन आती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट until there lies at the base of it economic democracy। घिसी पिटी लाइन ये NCERT की भी है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और लक्ष्मीकांत में भी बहुत बार इनिशियल चैप्टर्स में दे रखी है। तो ये टॉपिक तो आपको वो हुआ। अब अगला लेक्चर अगेन हमारा एक मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है कि कन्फ्लिक्ट क्या है फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में, जो कि देखने को मिले भी थे हमें इंदिरा गांधी जी के टेन्योर के अंदर स्पेशली, क्योंकि वो ये कहती थी कि अगर DPSPs को मुझे अगर बढ़ावा देना है तो फंडामेंटल राइट्स की मैं कुर्बानी दे सकती हूँ, लेकिन जुडिशरी ने ऐसा करने से उनको रोका। एंड देयर वाज अ टसल बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, या फिर आप कह लो टसल बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट एट दैट टाइम। और एक होड़ शुरू हो गई थी, इस चीज़ की टसल शुरू हो गई थी। अल्टीमेटली वो फंडामेंटल राइट्स और DPSPs का कन्फ्लिक्ट ना बनकर अब वो कन्फ्लिक्ट बन गया था जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, या फिर जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, या जुडिशरी वर्सेस इंदिरा गांधी, कि कौन ज़्यादा सुप्रीम है। वैसे तो 3 ऑर्गन्स को इक्वल पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन वो एक 1970s का जो दशक था ना, वो इसी चीज़ को लेकर एक बन गया था एक बैटल ग्राउंड कि तीनों ऑर्गन में से कौन ज़्यादा सुप्रीम है। क्योंकि सरकार कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लाने की कोशिश करती थी जिसमें DPSP को उसने ज़्यादा ऊपर रखा, फंडामेंटल राइट की वैल्यू कम हो गई, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड, सरकार फिर एक नया एक्ट, सुप्रीम कोर्ट दोबारा नल एंड वॉइड। तो ये पूरा का पूरा एक बैटल ग्राउंड चल रहा था, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।